जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि हर चैप्टर के बाद हम क्या है कि प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि एग्ज़ाम में क्या है पूछे जाते हैं। केस स्टडी बेस, एमसीक्यू, ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है? और जो पास्ट ईयर में भी आते हैं, और पास्ट ईयर के शायद इसमें इंक्लूड होंगे कुछ-कुछ, और कुछ-कुछ जो है क्या है कि मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूँगा इस पीडीएफ को, ताकि आप सब ये जो क्वेश्चन है आप सब इनकी प्रैक्टिस कर सकें। बट मैं आपको पहले बोल दे रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है आप सभी को तभी समझ में आएँगे जब आपने, जो कि मैंने पिछली 4 वीडियो ली थी, जो पूरा चैप्टर 4 से डील करता है, ऐसे 315, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट, सब कुछ मैंने क्या पढ़ाया था, डिटेल में पढ़ाया था। एक-एक चीज़ अच्छे से समझाई थी मैंने उसमें। तो जस्ट अगर आप इस चैनल पे न्यू हो, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि सबसे पहले आपके पास वीडियो तभी आएगी जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हो, ठीक है? तो तो आज हम इसका प्रैक्टिस सेशन को क्या है स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 का। और ये इस चैप्टर का मेरा क्या है कि 5th वीडियो है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आता है स्टेट विद रीजन इन शॉर्ट, मतलब आपको शॉर्ट में रीजन देना है वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। मतलब कि कोई स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है, आपको उसका रीजन देना है, ठीक है? तो आओ हम इसे स्टार्ट करते हैं। First question. Control risk is the susceptibility of an account balance or class of transaction to the misstatement that could be material either individually or when aggregated with misstatement in other balances or classes, assuming that there were no related internal control. अब देखो दोस्तों, इसमें जैसे कि मैंने आपको इनहेरेंट रिस्क में क्या बताया था कि जो इनहेरेंट रिस्क होते हैं वो कंट्रोल लगाने से पहले होते हैं। और कंट्रोल रिस्क दैट मीन्स आपने कंट्रोल क्या है ये ना लगाए। तो इसमें क्या बोल रहा है कि आपको एज्यूम करना है कि देयर वर नो रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल्स, मतलब वहाँ पे कोई भी इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट नहीं है। दैट मीन्स ये क्या हो गया अपना, क्या होता है इसको इनहेरेंट रिस्क बोलते हैं, नॉट कंट्रोल रिस्क। तो इसका आंसर क्या हो गया अपना इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज इट इज अ इनहेरेंट रिस्क, ठीक है दोस्तों? As per Section 138 of Companies Act 2013, private companies are not required to appoint an internal auditor। जैसा कि सेक्शन 138 कहता है कि प्राइवेट कंपनी को क्या होता है, अपने को रिक्वायर्ड होता है, किन प्राइवेट कंपनी को इंटरनल ऑडिट करवाना रिक्वायर्ड है, जिसका टर्नओवर कितना हो, 200 करोड़ हो, और जो आउटस्टैंडिंग बोरोविंग है, लोन्स है, वो क्या हो, एक्सीडिंग 100 करोड़ और मोर हो, ठीक है? तो ये जो स्टेटमेंट है वो भी अपना क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आपका टर्न ओवर 200 करोड़ और मोर ड्यूरिंग द प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर एंड आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरोविंग फ्रॉम बैंक और पीएफआई जो है 100 करोड़ और मोर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर, ठीक है? The term internal audit is defined as the check on day-to-day transaction, which operate continuously as a part of the routine system, whereby the work of one person is proved independently or is complementary to the work of another, the object being the prevention or early detection of error and fraud। कि ये बोलता है कि इंटरनल जो ऑडिट है को डिफाइन किया जाता है एज अ चेक ऑन डे टू डे ट्रांजेक्शन विच ऑपरेट करता है कॉन्टिन्यूसली एज अ पार्ट ऑफ रूटीन सिस्टम, ठीक है? यहाँ तक तो सही है। वेयर बाई द वर्क ऑफ पर्सन whereby the work of one person is proved independently
एंड इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द वर्क ऑफ अनदर। क्या यहाँ पे जो वर्क होता है वो इंडिपेंडेंटली होता है दोस्तों? हाँ, मैनेजमेंट से क्या होता है कि इंडिपेंडेंट भी होता है। इज कॉम्प्लीमेंट्री टू वर्क ऑफ अनदर, द ऑब्जेक्ट बीइंग द प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड। या ये यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है इंटरनल ऑडिट का। आपने स्कोप पढ़ा होगा दोस्तों। तो स्कोप में इसका जो ये मोटिव है वो क्या है कि प्रिवेंशन और डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर नहीं होता। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इसका जो है वो क्या है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है, स्कोप है, वो है विच इन्वॉल्व्स ए continual critical appraisal of functioning of an entity with a view to suggest improvement thereto and value to and strengthen the overall governance mechanism of entity, including the entity's strategic risk management and internal control सिस्टम। मतलब कि ये ऐसा बोल रहा है कि जो कि मैनेजमेंट ने इंटरनल कंट्रोल क्या है लगाए हैं वो सही है या नहीं है, वो जो है इफेक्टिवली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्योंकि ये ना मैनेजमेंट को भी रीजनेबल एश्योरेंस देना पड़ता है। ठीक है, तो इसका स्कोप ये है। तो वो स्टेटमेंट क्या होगी, अपना इनकरेक्ट होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। एज ए पार्ट ऑफ रिस्क असेसमेंट, the auditor shall determine whether any of the risks identified are in the are in the auditor's judgment is a significant risk. In exercising judgment as to which risks are significant risk, state the factors which shall be considered by the auditor. Explain the above in the context of ASIC 315। मतलब कि ये बोल रहा है कि सिग्निफिकेंट रिस्क क्या है। मतलब सिग्निफिकेंट रिस्क जैसे मैंने आपको बताया क्या होता है कि जहाँ पे मैटर्स ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट होता है। ठीक है, तो हम उसको क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट रिस्क कहते हैं। और ये ऐसे बोल रहा है कि कौन कौन से फैक्टर है जो कि क्या है कि अपने जो ऑडिटर होता है उसके द्वारा कंसिडर किए जाते हैं। तो मतलब क्या हो गया, जैसे कि फ्रॉड हो गया। ठीक है, और जैसा कि है ना आगे मैंने इसमें बोला था, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। ठीक है, और इसमें कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन आ गया, और जैसे चेंजेस इन एनवायरनमेंट वाला आ गया। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट क्या होते हैं इसमें कवर होते हैं। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, जस्ट अगर आपने मेरी जो ये पिछली रिवीजन वीडियो नहीं देखी, तो ये जो सारे क्वेश्चन है आपके ऊपर बाउंसिंग जाएंगे, तो ये सारे अपने सिर के ऊपर से जाएंगे। तो मैं आपको पहले बोल दे रहा हूँ कि आपको जाके पिछली 4 वीडियो जो इस चैप्टर की है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, वो वहाँ पे मैंने अच्छे से डिटेल में सब कुछ कवर किया है, सो दैट आप क्या है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको, आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और आपको क्या लिखना है। एक्चुअल में आपको ऑडिट क्या होता है ईज़ी लगता है, बट आपको एग्ज़ाम में क्या है कि ऐसा ही कि मतलब उसने एग्ज़ामिनर ने पूछा क्या है, आपको वो नहीं पता होता। कि आपको आंसर क्या देना है। तो आप उसमें दुनिया भर की चीज़ें लिख देते हो, तो आपको मार्क्स नहीं मिलते। ठीक है? तो आओ अब आप इसको चेक करो। ऐसे 315 आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रोमम through understanding the entity and its environment defines significant risk as an identifying and assess risk of material misstatement in the auditor's judgment required special audit consideration. As part of risk assessment, the auditor shall determine whether any of the risks identified are in auditor's judgment a significant risk. In exercising this judgment, the auditor shall exclude करेगा the effect of identify control related to risk। ठीक है, in exercising judgment as to which risk are significant risk, मतलब कौन से रिस्क जो है वो significant risk है। ये देखो, एक तो आ गया रिस्क ऑफ फ्रॉड, चेंज इन एनवायरनमेंट, ये देखो चेंजेस इन एनवायरनमेंट थ्रू रिक्वायर्स स्पेसिफिक अटेंशन, complexity of transaction, and whether the risk involves significant transaction with the related parties,
the degree of subjectivity in the measurement of financial information, whether the risk involves significant transaction data outside the normal course of business, मतलब जो normal course of business से बाहर है। ठीक है, तो ये जो छह फैक्टर है वो अपने क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट रिस्क में आते हैं जो इसको अफेक्ट करता है। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, सिग्निफिकेंट रिस्क इज इन नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। डिस्कस what is included in risk assessment procedure to obtain audit evidence about the design and implementation of relevant control। कि आपको ये बताना है कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस अबाउट द डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेलेवेंट कंट्रोल। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में क्या क्या इंक्लूड करते हैं। आ गया इंक्वायरिंग, ऑब्जर्विंग, इंस्पेक्ट एंड ट्रेसिंग ट्रांजेक्शन थ्रू द इंफॉर्मेशन सिस्टम रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। आप इसमें कुछ और भी लिख सकते हो कि आप है ना कैसे जो कंट्रोल हो उसको उसमें भी रिस्क असेस कर सकते हो। लाइक आप पहले वॉक थ्रू करते हो, ठीक है, उसके बाद में टेस्ट अप कंट्रोल करते हो। अब आता है इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 4। ए सेटिस्फैक्ट्री कंट्रोल एनवायरनमेंट इज नॉट एन एब्सोल्यूट डेटरेंट टू फ्रॉड। करेक्ट है ये लाइन। एल दो इट में हेल्प करती है रिड्यूस द रिस्क ऑफ फ्रॉड। एक्सप्लेन, जैसा कि सॉरी, हाँ, पार्ट नंबर 3 में ये चीज़ मैंने डिस्कस किया था कि जो सेटिस्फैक्ट्री कंट्रोल एनवायरनमेंट जो दोस्तों होता है वो क्या है कि एब्सोल्यूट डेटरेंट टू फ्रॉड नहीं होता, बिकॉज जो कि मैनेजमेंट है वो भी क्या देता है अपने को, रीजनेबल एश्योरेंस देता है। ठीक है, रीजनेबल एश्योरेंस देता है, डेट मीन्स इससे आपके क्या होता है, कंट्रोल रिस्क, डेट मीन्स रोमोम भी आपको क्या है कि आइडेंटिफाई करने में हेल्प होता है। ठीक है, और है ना जस्ट अगर आपका कंट्रोल एनवायरनमेंट सेटिस्फैक्ट्री है, ठीक है, तो जो आपकी नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट जो है एनटीई ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, तो उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, और ये जो इम्पैक्ट है ये सब कुछ हमने क्या है वहाँ पे डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका क्वेश्चन आ सकता है 4 मार्क्स में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ये देखो, इज नॉट एन एब्सोल्यूट डेटरेंट टू फ्रॉड। ये सिर्फ एज ए पॉजिटिव फैक्टर काम करता है, क्यों, क्योंकि ये है ना रिस्क को रिड्यूस करने का काम करता है, आपकी सैम्पलिंग कम कर सकता है। ठीक है, आपकी टेस्टिंग कम कर देता है, बट रिस्क को है जीरो नहीं कर सकता। ये देखो, मतलब ये इन्फ्लुएंस करता है नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट ऑफ फर्दर प्रोसीजर। सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। The auditor of XYZ Limited जो है अपना engaged है in FMCG obtain an understanding of the control environment। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है उसका अंडरस्टैंडिंग अपने को किससे मिलता है, या तो मैनेजमेंट से मिलता है, या फिर जो उससे रिलेटेड कोई भी अदर, मतलब कोई भी पर्सनल है तो आप उससे भी क्या कर सकते हो, आप उससे इंक्वायरी कर सकते हो। ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ ऑब्टेनिंग दिस अंडरस्टैंडिंग द ऑडिटर इवेल्युएट, मतलब ऑडिटर इसमें क्या इवेल्युएट करता है कि मैनेजमेंट हैज क्रिएटेड maintained a culture of honesty and ethical behavior, and the strength in the control environment element collectively provide an appropriate foundation for the other component of internal control। तो आपको एडवाइस करना है कि व्हाट इज इंक्लूडेड इन कंट्रोल एनवायरनमेंट, एंड आल्सो एक्सप्लेन द एलिमेंट ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, उस लेक्चर में भी हमने डिटेल में पढ़ा था कि कंट्रोल एनवायरनमेंट में क्या होता है। एक तो आता है अपना गवर्नेंस स्ट्रक्चर, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन का है वो अपना कैसे होता है, उसमें आना फिर आता है कि जो एटीट्यूड है, अवेयरनेस है एंड एक्शन क्या है टीसीडब्ल्यूजी का। एंड द कंट्रोल कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या करता है, सेट करता है टोन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन।
विच इन्फ्लुएंसिंग द कंट्रोल कॉन्सियसनेस ऑफ इट्स पीपल। और इसके एलिमेंट क्या बताए थे कि जो इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट क्या है कि लगा रहा है, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ता है कि है ना कम्युनिकेट करना पड़ता है फर्स्ट, ठीक है। और फिर वो भी क्या है कि रीजनेबल एश्योरेंस देता है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देता है। इसके पास में जो कि मैनेजमेंट लगा रहा है तो वो भी क्या होना चाहिए, अपना कॉम्पिटेंट होना चाहिए, उसके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और वो जिसको वर्क दे रहा है, मतलब कि जो इंटरनल कंट्रोल को है वो है ना इम्प्लीमेंट करने वाला है, तो उसके अंदर भी है ना ये सारी बातें होनी चाहिए कि कैपेबल हो। ऐसा तो है नहीं कि वो 10वीं 12वीं का मतलब कोई भी स्टूडेंट है, या है ना मतलब जो 10th तक पढ़ा हुआ वो है, या जो अपनी फैमिली में है, तो वो है ना उसको वहाँ पे इंटरनल कंट्रोल को है ना दे दे कि हाँ भाई कि तू संभाल। नहीं हो सकता ये सब। तो हम उसकी क्या करते हैं, कैपेबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है। और इसके बाद में जो कि है ना मतलब और क्या हो सकता है कि और इसमें ये होता है पार्टिसिपेशन बाय टीसीडब्ल्यूजी, ठीक है। मतलब जो टीसीडब्ल्यूजी होता है वो आना किस टाइप से पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि पॉलिसी एंड प्रोसीजर तो वही बनाता है और मैनेजमेंट उसको इम्प्लीमेंट करवाने का काम करता है, ठीक है। उसका एक्सपीरियंस ये सारा अपने ने सब कुछ डिस्कस किया है दोस्तों। और इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है कि है ना आपके इंटरनल है ना कंट्रोल ज़्यादा होंगे अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है, ठीक है। असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस। तो ये अपने ये क्या हो गए, एलिमेंट हो गए। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन, एग्जामिन विद रीजन, अपने को ट्रू फॉल्स बताना है दोस्तों। द असेसमेंट ऑफ रिस्क इज अ मैटर कैपेबल ऑफ प्रीसिस ऑफ प्रिसाइज मेजरमेंट। क्या ये प्रिसाइज मेजरमेंट होता है? नहीं, ये क्या होता है, ये मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट होता है। प्रिसाइज मेजरमेंट दैट मीन्स कि क्या ये होता है कि मतलब जो आपने कभी या पास्ट ईयर के या ना बेसिस पे आप बोल दो कि इसका इतना होगा। नहीं, क्योंकि ये एंटिटी टू एंटिटी डिफर करता रहता है। इसका कोई भी प्रीसेट है ना डिटर्मिनेशन नहीं हो सकता। तो ये जो है अपना मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट होता है ऑडिटर का। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है दोस्तों। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि ये आपको क्वेश्चन तभी समझ में आ रहे होंगे, ये आप सारे तभी अटेम्प्ट कर सकते हैं कि जब आपने मेरे पिछला जो है चारों वीडियो अच्छे से देखा होगा और पूरा देखा होगा। स्टेट विद रीजन whether the following statement are true or false। मतलब आपको इसमें भी ट्रू फॉल्स बताने हैं। ऑब्टेनिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल इज वन टाइम प्रोसेस। दोस्तों क्या ये वन टाइम प्रोसेस होता है? नहीं, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है। क्योंकि ये आपको थ्रू आउट द ऑडिट करना पड़ता है, क्योंकि आपको प्रोफेशनल जजमेंट को यूज करना पड़ता है। एंड अब आता है सेकंड नंबर की इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट ऑफ ऑडिट फाइंडिंग्स एंड ए कंट्रोल डेफिशिएंसी डज नॉट इन्वॉल्व एप्लीकेशन ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। कि ये आपको ऐसा पूछ रहा है कि जो आप ऑडिट फाइंडिंग्स करते हो या जो आपको कंट्रोल डेफिशिएंसीज मिलते हैं, आप उनका इवैल्यूएशन और जब आप उसका असेसमेंट करते हो तो क्या आप उसमें है ना प्रोफेशनल जजमेंट यूज करते हो? ऑफ कोर्सली करते हो। बट ये आगे बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या डज नॉट इन्वॉल्व, बट आपको प्रोफेशनल जजमेंट भी यूज करना पड़ता है, ठीक है। अब इसका आंसर केयरफुली रीड करो दोस्तों। एवेल्यूशन एंड असेसमेंट ऑफ ऑडिट फाइंडिंग्स एंड कंट्रोल डेफिशिएंसी इन्वॉल्व करता है अप्लाइंग प्रोफेशनल जजमेंट that include consideration for quantitative and qualitative measure. Each finding should be looked at individually or in aggregated by combining with other findings and deficiency। ठीक है दोस्तों, माफ करना दोस्तों। एक्चुअल में आज थोड़ा मेरा क्या है कि हेल्थ इश्यू है, बट मैं आपकी स्टडी के साथ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, आपकी स्टडी में ब्रेक नहीं देना चाहता। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आप सभी के लिए सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं, मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाऊँगा। तो इसलिए मैं आज आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा रहा हूँ।
ठीक है दोस्तों। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। इंटरनल कंट्रोल, कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। मतलब ये जो क्वेश्चन है वो आपका किससे अपना रिलेट करता है। आओ देखो पढ़ते हैं। द द ऑडिटर ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड एक कंपनी इंगेज्ड है किसमें, अपना मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ऑटो पार्ट्स ऑब्टेन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल एक्टिविटीज relevant to the audit, which the auditor considered necessary to assess the risk of material misstatement. Auditor is of the view that he requires an understanding of only those control activities which is related to significant class of transaction, account balances, and disclosure in the financial statement and at the adjusted level, which the auditor find relevant in his risk assessment process. तो आपको एडवाइस देता है, एक्सप्लेन करना है कि मीनिंग ऑफ व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंट्रोल एक्टिविटी। तो आपको जैसे पता है कंट्रोल एक्टिविटी क्या होता है कि जी है ना, जिसको जो अपने को क्या बताए कि जो मैनेजमेंट है वो कैसे क्या करता है कि डायरेक्टिव करता है। ठीक है। And also identify and explain the control activities which are relevant to audit। और मतलब जो कौन सी एक्टिविटी है वो अपने जो है रेलेवेंट टू ऑडिट होता है। तो एक तो सिग्निफिकेंट रिस्क वाला, और एक वो होता है कि जिसमें जो सब्सटैंटिव वाला प्रोसीजर होता है वो आपका सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस क्या है प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, तो ये जो है दो एक्टिविटी होती है जो आपको रेलेवेंट टू द ऑडिट होता है। ठीक है दोस्तों। आओ देखो इसका आंसर क्या है। इसने सबसे पहले जो है वो कंट्रोल एक्टिविटी को क्या किया है कि डिफाइन किया है। ये देखो, कंट्रोल एक्टिविटी आर द पॉलिसी एंड प्रोसीजर जो हेल्प करते हैं इंश्योर दैट मैनेजमेंट डायरेक्टिव आर कैरिड आउट। ठीक है। एंड कंट्रोल एक्टिविटी वेदर्स विद इन आईटी सिस्टम, ये फिर आ गया इसका कि मतलब कौन कौन से है वो रेलेवेंट होता है टू द ऑडिट। ये देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया, सिग्निफिकेंट रिस्क एंड सब्सटैंटिव प्रोसीजर जो अलोन डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ठीक है। और हाँ, जिसमें क्या होता है कि मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट भी इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है दोस्तों। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें अपने को वापस से ट्रू फॉल्स बताया, मतलब आपको वापस से ट्रू फॉल्स बताना है, अपने को करेक्ट इनकरेक्ट बताना है। ठीक है। तो अब इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है कि एग्जामिन अलोन, सॉरी, इंक्वायरी अलोन इज सफिशिएंट। क्या इंक्वायरी सफिशिएंट है टू टेस्ट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि जहाँ पे ऐसा बोलते हैं ना कि इंक्वायरी सफिशिएंट है तो आप आंख बंद करके बोल दो कि नहीं है। आपको इंक्वायरी के साथ में फर्दर ऑडिट प्रोसीजर भी क्या है कि लगाने पड़ेंगे, जो भी अदर ऑडिट प्रोसीजर हो सकते हैं, चाहे वो इंस्पेक्शन हो, रीपरफॉर्मेंस हो, रिकैलकुलेशन हो। ठीक है दोस्तों। तो जो इंक्वायरी होता है वो क्या होता है कि अकेले में सफिशिएंट नहीं होता। सो जो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। और इसका आंसर पढ़ो कि इंक्वायरी अलोन विद अदर ऑडिट प्रोसीजर the would would only enable the auditor to test the operating effectiveness of controls. Inquiry alone is not sufficient to test the the operating effectiveness of controls। ठीक है दोस्तों। अब आता है फ्यू मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपोज द अपॉइंटमेंट। मतलब क्या है अपोज, मतलब कि अगेंस्ट है द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर अन एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी एज एन इंटरनल कंट्रोल, स्टेटिंग दैट मिस्टर अन इज नॉट ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड फर्दर ही इज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि जो इंटरनल ऑडिटर है वो कोई भी क्या हो सकता है, पर्सन हो सकता है, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या ना हो, चाहे उसके पास सीओपी हो या ना हो, बट ये डिसाइड कौन करता है, बीओडी करता है। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो तो आपको इसका आंसर हो गया दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। As per Section 138, the internal auditor shall either be a chartered accountant or a cost accountant or such other professional as may be decided by BOD
to conduct internal audit of the function and activities of the company. The internal auditor may or may not be an employee of the company. कि जो employee जो है वो हो भी सकता है और नहीं भी. अब आता है next question. During the audit process, the auditor can easily identify The auditor can easily identify all mistakes or manipulation that may exist करती है in the accounts through routine checking process. मतलब कि ये ऐसे बोल रहा है कि जो कि ऑडिटर है वो क्या आइडेंटिफाई कर सकता है ऑल मिस्टेक और मैनिपुलेशन को थ्रू थ्रू रूटीन चेकिंग प्रोसेस? नो, क्योंकि फ्रॉड हो सकता है, एम्प्लॉय फ्रॉड हो सकता है और है ना क्या है मैनेजमेंट फ्रॉड भी हो सकता है, तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. ठीक है, इसका आंसर पढ़ो. Routine checking cannot be depended upon to disclose all the mistakes and manipulation that may exist in accounts. Certain other procedures also have to be applied, like trend ratio trend and ratio analysis, and including view of review of internal control. कि आपको अदर फर्दर प्रोसीजर भी लगाने पड़ते हैं. इसका स्टॉक मार्क किया है दोस्तों. जैसा कि मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था कि लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. और और हमने इसमें क्या पढ़ा था कि ये जो है एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देता, रीजनेबल एश्योरेंस देता है. इसमें इसमें क्या होता है कि अपना ह्यूमन जजमेंट होता है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, ठीक है, थ्रू मतलब बाय एम्प्लॉय. और इसमें अपना और इसमें एम्प्लॉय फ्रॉड भी हो सकता है, ठीक है, और जजमेंट बाय मैनेजमेंट एंड लिमिटेशन इन केस ऑफ स्मॉल एंटिटीज. ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे क्या है मतलब एकदम डिटेल में स्टडी किया हुआ है. तो एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ कि जिस बच्चे ने, जिस स्टूडेंट ने, जिस जो भी मेरा भाई है यहाँ पे, बहन है और दोस्त है, वो अगर डायरेक्ट ये जो लेक्चर देख रहे हैं वो प्लीज़ सबसे पहले जो कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 है, जो कि डिटेल वर्जन है इसका, वो प्लीज़ देख के आइएगा दोस्तों. और सिर्फ देखना नहीं है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, सो डेट आपका कोई भी जो ये वीडियो है वो अपना इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना हो और आप इस जो भी अभी रिवीजन सीरीज चल रही है इसका फ़ायदा उठा सकें. ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते आगे. State with reason in short whether the following statement are true and false. Whether, sorry, first question आता है when the auditor has determined that an assessed risk of material misstatement at the adjustment level is a significant risk. The auditor should not perform substantive procedure that are specifically responsive to that risk. यह स्टेटमेंट क्या हो गया अपना इनकरेक्ट हो गया. क्यों? क्योंकि जो भी उस रिस्क से क्या होता है अपना रिलेटेड होता है उसके रिगार्डिंग भी ऑडिटर को सब्सटैंटिव प्रोसीजर क्या करने पड़ते हैं, यूज करने पड़ते हैं, लगाने पड़ते हैं. ठीक है, फॉर रिस्क असेसमेंट. ये देखो, when the auditor has determined that an assessed risk of material misstatement at the adjustment level is a significant risk, the auditor shall perform substantive procedure that are specifically responsive होता है to that risk. When the approach to a significant risk consists only of substantive procedure, those procedure shall include करेगा test of detail. कि सब्सटैंटिव प्रोसीजर में दोस्तों क्या आता है, एक क्या आता है, टेस्ट ऑफ डिटेल भी आता है और एनालिटिकल प्रोसीजर भी आता है. बट आपको क्या है कि मतलब अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई कैप्शन है तो आप कैप्शन पे क्या यूज़ करते हो, टेस्ट ऑफ डिटेल यूज़ करते हो दोस्तों. ठीक है, अब आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. द ऐसे ऑर्डिनली रेफर टू इनहेरिट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क सेपरेटली. नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो ऐसे है वो जो है अपना इनहेरिट रिस्क और कंट्रोल रिस्क का क्या करता है, कंबाइंड असेसमेंट करता है. क्यों करता है, इसके पीछे का रीज़न भी आपको बताया था कि जो भी रिस्क है उस रिस्क को देखते हुए ही क्या करता है कि मैनेजमेंट कंट्रोल लगाता है. ठीक है, तो जैसे जैसे रिस्क चेक किया जाता है तो उसके ऊपर कौन सी कंट्रोल लाना लगाए गए हैं वो भी ऑडिटर को चेक करना पड़ता है. हाँ, बट
आगे है ना, जैसा कि ये क्या होता है कि स्टैंडर्ड्स है, तो इसमें क्या होता है कि जो ऑडिटर है वो मतलब कोई भी जैसे क्या हुआ कि अ, कि है ना जैसे गाइडेंस नोट्स हुआ, ठीक है, या फिर है ना मेथोडोलॉजी यूज कर सकता है, एंड ऑडिट टेक्निक भी यूज कर सकता है जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। बट बेसिकली क्या होता है जो ऐसे है वो डू नॉट ऑर्डिनली रेफर टू इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क सेपरेटली। ये देखो इसका क्या होता है, कंबाइंड असेसमेंट होता है रोमन का, जो कि मैंने आप सभी को बताया। आगे पढ़ो इसको दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन टू, इंटरनल कंट्रोल से क्या है अपना जो भी है रिलेटेड है। While obtaining audit evidence about the effective operation of internal control, the auditor consider how they were applied, the consistency with which they were applied during the period, by whom they were applied। मतलब कि ये जो है वो किसके द्वारा मतलब अप्लाई किए गए हैं, ये किस कंसिस्टेंसी के साथ में जो है ये अप्लाई किए गए हैं, ठीक है, और इसको कैसे अप्लाई किया गया। द कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव ऑपरेशन रिकॉग्नाइज करता है the concept of a effective operation recognize that कि some deviation may have occurred। मतलब कि जो मतलब जहाँ पे भी कंट्रोल की बात होती है ना वहाँ पे डेविएशन की बात होती है। यहाँ पे आप मिस स्टेटमेंट वर्ड यूज मत कर लेना दोस्तों, ठीक है। जो कि है ना जो भी मिस स्टेटमेंट है वो अपना फाइनेंशियल जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं उनके लिए यूज होते हैं, ठीक है, और जो कंट्रोल होता है उसके लिए डेविएशन में। तो इसको एनालाइज करना एंड एक्सप्लेन करना है। तो जैसा कि मतलब जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि अपन इंटरनल कंट्रोल कैसे टेस्ट करते हैं, इसका है ना ये जो है इस पूरे आंसर में उसी का क्या होगा डिस्क्रिप्शन होगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करते हो, वॉक थ्रू करते हो, और वॉक थ्रू करने के बाद में आप क्या टेस्ट करते हो, मतलब कि है ना वो है ना उसकी क्या प्रोसेस है, ठीक है, और फिर उसकी रिस्क क्या है, और उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए क्या कंट्रोल लगाए गए हैं, आप क्या करते हो उनको असेस करते हो, और फिर आप क्या करते हो टेस्ट ऑफ कंट्रोल यूज करते हो, आप फर्दर ऑडिट प्रोसीजर यूज करते हो, और जो कि आपने प्रिलिमिनरी असेसमेंट किया था कि जो ऑडिटर होता है तो वो क्या करता है मान के चलता है कि जो कंट्रोल है वो खराब है, ठीक है, जब तक कि क्या है जो उसने टेस्ट किया है वो उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स ना दे। तो इसके बारे में फाइनल असेसमेंट होना है दोस्तों। तो फाइनल असेसमेंट में वो मतलब देखेगा कि जो उसने है ना प्रिलिमिनरी असेसमेंट किया था वही सही है या फिर उसको रिवाइज करना भी जरूरी है, ठीक है। तो आप इसको अच्छा से डिटेल में पढ़ लो दोस्तों, क्या है। और इसमें आगे जैसा कि मैंने बताया कि था कि कंट्रोल टेस्टिंग में मतलब इसकी एजेशन क्या होती है, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड कॉन्टिन्यूटी। मतलब जो कंट्रोल होते हैं वो क्या होने चाहिए, एफिशिएंटली होने चाहिए, और क्या होनी चाहिए, इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, और इसका कंटिन्यूटी भी हम चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये जो है ये आपका नेट टाइमिंग है, एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर भी आपका क्या करता है, अफेक्ट करता है। और इससे आपको क्या आइडेंटिफाई होता है, आपको कंट्रोल रिस्क दैट मीन्स रोमम भी आपको मिलता है, क्योंकि जो कंट्रोल रिस्क होता है वो क्या होता है, पार्ट ऑफ रोमम। ये देखो इसमें आगे एग्जामिनेशन डेप्थ देखो, वॉक थ्रू, और ये है ना ये अपना फाइनल असेसमेंट आ गया। तो आपको ये सब क्या है इसमें लिखना है। अब आता है, ए फ्लो चार्ट इज a graphic presentation of each part of company system of internal control, explain the elaborating each and every aspect about flow chart। ये एकदम डायरेक्ट थ्योरेटिकल आंसर है, और देखो मैंने इसको इम्पोर्टेंट मार्क भी करवाया था, और ये आपको यहाँ पे भी दिख गया, ठीक है। तो है ना ये डायरेक्ट थ्योरी आंसर है, तो आप इसको देख लीजिएगा।
अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। A higher level of assurance may be sought about the operating effectiveness of control when the approach adopted consists primarily of test-up control, in particular where it is not possible or practicable to obtain sufficient appropriate audit evidence only from substantive procedure। ये जो है रिपीटेटिव क्वेश्चन है और इसको हमने क्या किया था कि अभी डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था दोस्तों कि इसमें सब्सटेंटिव जो प्रोसीजर है इसको क्या करना पड़ता है कि वो भी यूज़ करने पड़ते हैं। ठीक है, ये देखो टेस्ट ऑफ कंट्रोल आप है ना इसमें कैसे करते हो वो चीज़ है। ये देखो substantive procedure alone cannot provide sufficient appropriate audit evidence at the assertion level. So a higher level of assurance may be sought about the operating effectiveness of control when the approach adopted consists primarily of test of control, in particular where it is not possible or practicable to obtain sufficient appropriate audit evidence। ठीक है दोस्तों, ये था अपना ये वाला क्वेश्चन और इसमें सबसे पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होता है उसको एक्सप्लेन किया है, आंसर का पार्ट बनाया है। द ऑडिटर कैन फॉर्मुलेट his entire audit program only after he has had a satisfactory understanding of internal control system। अब एक बात बताओ दोस्तों, अगर आपने कंट्रोल टेस्ट कर लिया, ठीक है, तो और वो सेटिस्फैक्ट्री है तो आपका जो ऑडिट प्रोग्राम होगा तो वो छोटा होगा बड़ा होगा, आपका ऑफकोर्सली छोटा होगा क्योंकि आपने यार कंट्रोल टेस्ट कर लिए। उसकी बेसिस पे आप यार क्या है कि मटेरियलिटी का लेवल चेक करोगे। ठीक है, और सेटिस्फैक्ट्री अब तो मटेरियलिटी क्या होगी, मटेरियलिटी का जो भी लेवल होगा वो हाई होगा, टेस्टिंग आप क्या करोगे कम करोगे। ठीक है, सैम्पलिंग आप क्या करोगे कम करोगे। तो इससे ऑडिट प्रोग्राम जो है वो है ना क्या होता है कि है ना कंप्राइज हो जाता है, मतलब छोटा हो जाता है। तो ये ऑडिट प्रोग्राम में क्या करता है, हेल्प करता है। ये देखो कि he has had a satisfactory understanding of internal control system and their actual operation। If he does not care to study this aspect, it is very likely that his audit program may become अनवाइडली एंड अननेसेसरी हेवी। क्योंकि अगर उसने क्या है कि रोमम नहीं निकाला, कंट्रोल रिस्क भी मतलब उसने टेस्ट नहीं किया, तो उसका मेटीरियलिटी का लेवल क्या होगा, कम होगा, सैम्पलिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी, और उसको ज़्यादा ऑडिट प्रोसीजर भी यूज़ करने पड़ेंगे। तो उसके कारण उसका जो ऑडिट प्रोग्राम है मतलब जो इससे मतलब उसको ऑडिट करनी है तो फिर वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है दोस्तों, इसको एक्सप्लेन क्या है कि कर दिया है मैंने। इसका आंसर खुद रीड कीजिएगा। अब आता है इंटरनल कंट्रोल सेक्शन 143 3 पे है ये बेस क्वेश्चन। ऑडिटर्स रिपोर्टिंग ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल is a requirement specified in the act, correct, and therefore will apply only in case of reporting on financial statement prepared under the act and reported under section 143, explain stating clearly the auditor's responsibility for reporting on internal financial control over financial reporting। तो अब क्या होता है कि है ना ऑडिटर को जिम्मेदार ठहराने के लिए, क्योंकि कंट्रोल रिस्क तो हुआ ना वो भी चेक करता है, क्योंकि कंट्रोल रिस्क के लिए उसको इंटरनल कंट्रोल भी क्या करने पड़ते हैं, चेक करने पड़ते हैं, जो भी उसके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से क्या हो, रिलेटेड हो। तो फिर इसके ऊपर उसको भी ओपिनियन देना पड़ता है। तो ये सारा वही है जो हमने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है और मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि इसको क्यों लाया गया था। तो आप इसको रीड कीजिएगा दोस्तों और आपको अच्छे से समझ आएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं दोस्तों और सो डेट आप क्या है कि पानी पी के आ जाओ।
आओ दोस्तों, द असेसमेंट ऑफ रिस्क इज अ मैटर कैपेबल ऑफ प्रिसाइज मैनेजमेंट मेजरमेंट। इसको हमने अभी डिस्कस किया है कि ये जो है अपना प्रिसाइज मेजरमेंट क्या है कि अपना नहीं होता, दिस इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ये देखो, दिस इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। अब आता है इसका स्टार मार्क, क्या मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। द असेसमेंट ऑफ रिस्क इज a मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। एक्सप्लेन स्टेटिंग क्लियरली व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑडिट रिस्क। जैसा मैंने आपको बताया था ऑडिट रिस्क क्या होता है, उस टाइम मैंने आपको ये भी बताया था कि ऑडिट रिस्क क्या नहीं होता है। तो ऑडिट रिस्क क्या नहीं होता है दोस्तों, कि आपने इन अप्रोप्रिएट ओपिनियन तो दे दी, बट अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो क्या है कि मटेरियली मिस्टेड नहीं है, और आपने बोला फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिस्टेड है, तो इसको क्या है कि ऑडिट रिस्क में इंक्लूड नहीं करते। ठीक है दोस्तों। और ऑडिट रिस्क में क्या इंक्लूड होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना ऑलरेडी मटेरियली मिस्टेटेड है, और आपने इन अप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन दे दी, मतलब दैट मीन्स आपने ट्रू एंड फेयर व्यू बता दिया, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑडिट रिस्क कहते हैं दोस्तों। ठीक है। एंड दिस इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट कि आपको क्या ऑडिट प्रोसीजर यूज करने हैं। ठीक है। तो ये सब कुछ क्या है, प्रोफेशनल जजमेंट, दैट मीन्स आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। ये देखो, आ गया अपना further audit risk is a technical term related to the process of auditing. It does not refer to the auditor business risk such as लॉस फ्रॉम लिटिगेशन, एडवर्स पब्लिसिटी। मतलब कि ये जो है, ये आपको वो चीज़ें नहीं बताता ऑडिट रिस्क में कि जो कि कंटिजेंट लाइबिलिटी क्या है। ठीक है। लॉस फ्रॉम लिटिगेशन, एडवर्स पब्लिसिटी एंड अदर इवेंट अराइजिंग इन कनेक्शन विद द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। एग्जामिन विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड इनकरेक्ट। एक बार आपको फिर से करेक्ट इनकरेक्ट आइडेंटिफाई करना है। तो ये हमने क्या है कि अभी डिस्कस किया था। इसमें मतलब कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या है, ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है जो आपको बार बार एमटीपी या आरटीपी में देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों। एंड इनकरेक्ट है ये क्वेश्चन आ गया। द ऑडिटर शेल आइडेंटिफाई एंड assess the ROMM at both levels. बोथ लेवल्स कौन से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड एडजस्टेड लेवल। तो आपको क्या बताना है, बोथ लेवल्स कौन से होते हैं, एक तो वो बताना है। एंड प्रोवाइड ए बेसिस फॉर डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रोमम, द ऑडिटर shall identify risk and assess the identifies risk and relate the identified risk, consider the likelihood of misstatement। एक्सप्लेन करना है आपको इन द अबव इन डिटेल। तो आपको इसको एक्सप्लेन करना है कि जो आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रोमम है, वो क्या करेगा कि मतलब जो ऑडिटर इसके लिए आइडेंटिफाई करेगा रिस्क, और जो रिस्क को जो उसने आइडेंटिफाई किया है तो उसको असेस करेगा। मतलब ये क्या है, एक प्रोसेस होता है जो आपको रोमम निकालने के लिए करना पड़ता है, और फिर वो उसको रिलेट करेगा। ठीक है। कि है ना, व्हाट कैन गो रॉन्ग, कि क्या गलत चल रहा है एट द एजर्शन लेवल पे, क्या वहाँ पे है ना मटेरियल मिसस्टेटमेंट है कि नहीं है। तो ये सब क्या है कि इसका प्रोसीजर है, इसका प्रोसेस है फॉर फॉर आइडेंटिफाई एंड असेसिंग द प्रॉब्लम। ठीक है। तो उसको इवेल्युएट करना पड़ता है। ये देखो दोस्तों, कि है ना वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लेवल पे है या एजर्शन लेवल पे है, तो आपको है ना ये सब है ना देखना पड़ता है, और फिर जो है अपना आइडेंटिफाई रिस्क उसको असिस्ट करना पड़ता है, और आपको उसको इवेल्युएट करना पड़ता है। ठीक है, कि वो परवेसिवली है कि नहीं है। एंड फिर आपको क्या करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट कैन गो रॉन्ग at the adjusted level and taking account of relevant controls that the auditor intend to test। ठीक है। और फिर आपको कंसिडर द लाइक्लीहुड ऑफ मिसस्टेटमेंट, मतलब उसकी क्या पॉसिबिलिटी है। एंड आपको पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीपल मिसस्टेटमेंट भी आपको देखना पड़ता है।
and whether the potential misstatement is of a magnitude that could result in a material misstatement। ठीक है दोस्तों, ये भी हमने डिटेल से कवर किया है वहाँ पे। ये दोस्तों आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिट के ऊपर, सेक्शन 138। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि जैसे मैंने आपको वहाँ पे भी फोकस करवाया था कि यहाँ पे आना क्या गलती होती है। तो देखो, इस क्वेश्चन को रीड करते हैं कि MMJ Limited, an unlisted public company, did not appoint any internal auditor for the financial year ending on 31 मार्च 2019। द कंपनी, मतलब कि इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब तक, मतलब इसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो आना कब का है, 31 मार्च 2019 का। द कंपनी हैड पेड अप कैपिटल ऑफ 20 करोड़। ठीक है, एंड रिजर्व एंड सरप्लस क्या है, 25 करोड़। आपको इसमें क्या है, एप्लीकेबिलिटी पे सिर्फ पेड अप कैपिटल देखनी पड़ती है दोस्तों। ठीक है, और इसकी है ना लिए क्या होना चाहिए, एप्लीकेबिलिटी के लिए 50 करोड़ होना चाहिए, जो नहीं दिखाई दे रहा है। इट्स टर्न ओवर फॉर द प्रीसीडिंग 3 ईयर्स, मतलब इसका टर्न ओवर आपको बताया गया है कि प्रीसीडिंग 3 ईयर का कितना है। तो पिछले साल का कितना है दोस्तों, 75 करोड़ है। ठीक है, एंड 150 करोड़ है मार्च 2017 का, एंड 119 करोड़ है फॉर मार्च 2016 का। हम टर्न ओवर सबसे पहले तो है ना किसका देखते हैं, जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का होता है, और कितना चेक करते हैं, 200 करोड़। तो क्या यहाँ पे 200 करोड़ है दोस्तों, नो। तो यहाँ पे कितना है, 75 करोड़। ये हमारे लिए इरेलेवेंट है, इसको आपको चेक नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट। The company had a term loan from the bank of rupees 130 crore. The outstanding balance of the term loan as on 31 मार्च 2018 is 90 करोड़। आपका जो है, मतलब जो टर्म लोन है उसका आउटस्टैंडिंग लोन का बैलेंस कितना होना चाहिए दोस्तों, आपका 100 करोड़ होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर स्टूडेंट से क्या गलती होती है कि वो आगे का नहीं पढ़ते, डेट मीन्स कि है ना ये जो है वो एट एनी टाइम की बात कर रहा है, या जस्ट जो है अपना 31 मार्च की उस डेट की बात कर रहा है। तो आप देखोगे कि जो है ना टर्म लोन के केस में है वो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है, जो कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में है। तो उसका 130 करोड़ है, वो क्या करता है, 100 करोड़ की लिमिट से क्रॉस होता है। डेट मीन्स इसके ऊपर क्या होगा, अपना इंटरनल ऑडिट का जो सेक्शन 138 है ये एप्लीकेबल होगा दोस्तों। और इसको हुआ ना विद इन 6 मंथ में क्या करना पड़ता है, इसको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ता है। तो आपको आपको कैसे लिखना है, ये देखो इसमें सारा आ गया है कि सबसे पहले आपको इसकी एप्लीकेबिलिटी चारों पॉइंट बताने हैं। ठीक है, और इसके बाद में आपको क्या बताना है कि ये देखो कि यहाँ पे Amamj Limited would have to appoint an internal auditor, मतलब उसका क्या करना पड़ेगा, इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है टर्म लोन की जो लिमिट है 100 करोड़ से एक्सीड हो गई है दोस्तों। ठीक है, और ध्यान रखना 100 करोड़ और मोर है, अगर 100 करोड़ है तब भी क्या है कि एप्लीकेबल हो सकता है। तो आपको क्या है कि ये बीच में अटका सकता है कि है ना, मतलब सिर्फ आपको 100 करोड़ से ऊपर देखना है या 100 करोड़ से नीचे। तो आपको आपको ध्यान से और क्या है कि केयरफुली केस स्टडी को पढ़ना है, और एक एक स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है दोस्तों, क्या लिखा हुआ है। अब आता है आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप दोस्तों बताना मेरे को कि आपको ये जो सेशन है, जो कि प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो आपको कैसा लगा। और ये जो अपना जो कि नोट्स है वो मैं अपने अपने टेलीग्राम ग्रुप में क्या है कि डाल दूंगा। तो आप प्लीज़, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो आप क्या है कि वहाँ पे ज्वाइन हो जाओ ताकि आपसे कुछ छूटे ना। और हाँ दोस्तों,
अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट क्या कर सके, इस रिवीजन सीरीज का फ़ायदा उठा सके दोस्तों। क्योंकि दोस्तों क्या है कि सिर्फ कॉन्सेप्ट ना बिल्ड होना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझोगे ना, तो फिर आपको क्या है कि जो कॉन्सेप्ट तो आपको आते हैं, बट आपको उस क्वेश्चन में लिखना क्या है वो आपको पता नहीं चलेगा। और जब आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आंसर आप आंसर नहीं दे पाओगे, तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। अब आते हैं वापस अपने टॉपिक पे, जो कि चल रहा है क्वेश्चन नंबर 1। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, आओ इसको देखते हैं क्या लिखा है। The management of Magu Limited has developed a strong internal control in its accounting system in such a way that the work of one person is reviewed by another। मतलब कि उसने ऐसा इंटरनल कंट्रोल लाना क्या है कि डिजाइन किया है कि जो एक पर्सन का काम है तो वो दूसरे पर्सन उसको देख रहा है। Since नो इंडिविजुअल एम्प्लॉय इज अलाउड, मतलब किसी भी इंडिविजुअल एम्प्लॉय को अलाउ नहीं किया जाता है टू हैंडल ए टास्क अलोन फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड, एंड द चांसेस ऑफ अर्ली डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स आर हाई होते हैं। सीए ओलिव, मतलब कोई सीए ओलिव है, उसको अपॉइंट किया है एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर 2017-18। बिफोर स्टार्टिंग द ऑडिट, she wants शी वांट्स टू इवेल्युएट, दैट मीन्स जो सीए ओलिव है वो तो वो क्या है, एक गर्ल है दोस्तों। ठीक है, ऐसे नाम से तो मुझे भी लग रहा था कि ये लड़का है, बाकी बट ये क्या है कि गर्ल है। ठीक है दोस्तों, तो शी वांट्स टू इवेल्युएट द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑफ मैगो लिमिटेड। तो जो वो लड़की है, मतलब सीए ओलिव जो है अपना ऑडिटर, स्टेट ऑडिटर, तो वो क्या करनी चाहती है कि इंटरनल ऑडिटर को टेस्ट करना चाहते हैं, इंटरनल कंट्रोल को टेस्ट करना चाहते हैं, सॉरी दोस्तों, to facilitate the to facilitate the accumulation of the information necessary for the proper review and evaluation of internal control. CA Olive decide to use internal control questionnaire to know and assimilate the system and evaluate the same. Which of the following question need not be framed under control questionnaire relating to purchase, मतलब कौन सा जो है आपके क्वेश्चन का पार्ट नहीं बनना चाहिए, विच इज रिलेटेड टू परचेज। आर अनऑथोराइज, मतलब फर्स्ट पॉइंट है कि आर ऑथोराइज सिग्नेटरीज फॉर परचेज लिमिटेड टू इलेक्टेड ऑफिशियल, ये आपका होगा क्योंकि परचेज लिमिटेड की मतलब परचेज ट्रांजेक्शन से क्या है, मतलब क्या है इसका लिंकेज है। एंड आर पेमेंट्स अप्रूव्ड ओनली ऑन ए ओरिजिनल वॉइस, मतलब जो कि है ना ओरिजिनल इनवॉइस है, तो क्या वो उसके ऊपर ही होता है, या मतलब जो कंपनी है वो फैक इनवॉइसेस भी क्या मतलब डिसाइड कर देती है, इशू कर देती है। डज ऑथोराइज ऑफिशियल थोरोली रिव्यू द डॉक्यूमेंट बिफोर साइनिंग द चेक, ये तीनों क्या होंगे, अपना इन्वॉल्व होंगे। दैट मीन्स क्वेश्चन में क्या होंगे, इसको इन्वॉल्व किया जाएगा फर्स्ट थ्री ऑप्शन। तो इसका बचा डी पॉइंट कि आर मंथली बैंक रिकॉन्सिलेशन इम्प्लीमेंटेड फॉर ईच एंड एवरी बैंक अकाउंट ऑफ द कंपनी, तो आंसर आ गया डी। अब आप सोचोगे कि सर कि है ना मंथली जो कि मतलब बीआरएस है, तो इसमें बैंक की भी तो ट्रांजेक्शन हो सकती है परचेस में, तो आपको तो उसे भी चेक करना चाहिए। तो दोस्तों आप एक बात बताओ कि है ना, चलो मान के चलो कि ये छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो ठीक है। अब एक बात बताओ कि जैसे कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो मतलब उसके सप्लायर कितने होंगे, मतलब उसने कितने से परचेस किया होगा। हो सकता है कि उसने हर एक कस्टमर के लिए अलग अलग बैंक अकाउंट खोले होंगे, तो क्या सबको उसे चेक किया जा सकता है दोस्तों? नहीं, तो आपको उसकी भी सैंपलिंग करनी पड़ती है। ठीक है,
तो इसलिए है ना यहाँ पे आंसर आएगा डी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। Stared with reason मतलब आपको वापस true false आ गया। When the auditor has determined that an assessed risk of material misstatement, that means ROMM, at the adjusted level is a significant risk, the auditor shall not perform substantive procedures that are specifically responsive to that risk। तो this statement is incorrect। क्यों? क्योंकि अगर मतलब जो स्पेसिफिक रिस्क से वो क्या है या अपना रिलेट करता है सब्सटैंटिव प्रोसीजर, तो वो उसको लगाना पड़ेगा। और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कैप्शन है तो फिर उसको टेस्ट ऑफ डिटेल यूज करना पड़ता है। रिपीटेटिव क्वेश्चन है दोस्तों, ये देखो इसमें भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस इज अ रिपीटेटिव क्वेश्चन, और ये अपने निकल लिए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। द essay ordinarily refer to inherent risk and control risk separately। अब देखो उसी को घुमा के दिया है दोस्तों, मतलब कि इसका कंबाइंड असेसमेंट किया जाता है, इसको सेपरेटली ऐसे डील नहीं करता है। ठीक है, तो ये भी हो चुका है अपना ना रिपीटेटिव क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, आओ इसके आगे देखते हैं। Explain the meaning, objective, and scope of internal audit function as per SC 6110। Discuss who can be appointed as an internal auditor। SC 610 दोस्तों वो मैंने डिटेल में पढ़ाया है, प्लीज जो लास्ट लेक्चर है उसको अच्छे से देखो, सो डेट आप ऐसे 610 ऐसे 610 आप अच्छे से समझ सको, अच्छे से आप इसका आंसर बना सको। ठीक है दोस्तों, सो ये भी अपना क्वेश्चन हो चुका है। इसलिए है ना दोस्तों, मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं हर जगह पे क्या है कि लिंकेज करके हुए चलता हूँ। तो आप सीक्वेंस वाइज मेरी वीडियो देखो, सो डेट आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्ड हो दोस्तों। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। आप एक भी वीडियो स्किप नहीं कर सकते दोस्तों, मैं ऐसा पहले ही बोल रहा हूँ कि अगर आपने स्किप किया तो हो सकता है कि आपको ये जो चैप्टर है वो समझ में ना आए। ठीक है, क्योंकि बहुत इसमें क्या होता है अपने को कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो आपको अच्छे से ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। इसके शॉर्ट नोट्स भी है मेरे पास, मैं आपको शॉर्ट नोट्स भी दे दूंगा। बट इससे पहले आप सभी को एक बार ऐसे मटेरियल से इसको रीड आउट करना पड़ेगा। एग्ज़ाम टाइम जब आएगा तो मैं आपको इस चैप्टर के और जो बाकी चैप्टर है उनके भी शॉर्ट नोट्स दूंगा दोस्तों। सो आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि अगर मैंने अभी आपको शॉर्ट नोट्स दिए तो दोस्तों आप एक बार फिर से गलती कर जाओगे और आप फिर क्या करोगे, आप असाइनमेंट के साथ नहीं जाओगे। और जैसा कि मैं आप सभी को बताता हूँ कि अगर आपको मार्क्स लाने हैं तो आपको आईसीआई मटेरियल ही रीड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो मार्क्स मिलते हैं वो आईसीआई की लैंग्वेज लिखने से ही मिलता है। क्योंकि एग्जामिनर जो है वो आपकी हर लाइन नहीं पढ़ता दोस्तों, उसके पास इतना टाइम क्या है कि नहीं होता। सो वो ऐसे मटेरियल की लैंग्वेज क्या करता है, चेक करता है कि आपने लिखी कि नहीं लिखी। और दोस्तों अब इसके आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आईटी पोजेस स्पेसिफिक रिस्क टू एन एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल। स्पेसिफिक रिस्क मतलब आईटी में क्या क्या रिस्क बेटा, जैसे कि डेटा लॉस, ठीक है, एंड हैकिंग, और मास्टर फाइल को चेंज कर दिया, ठीक है, जिसके ऊपर अपना पूरा सिस्टम डिपेंड करता है। ठीक है, और आ गया अनऑथोराइज एक्सेस आ गया इसमें। ठीक है, तो ये जो है सारी रिस्क है, और ये जो रिस्क है हमने डिटेल में कवर किया। डायरेक्ट क्वेश्चन आया है दोस्तों। Next question. The existence of a satisfactory control environment can be a positive factor. That means yes, ये आंसर यहाँ तक सही है। When the auditor assess the risk of material misstatement, मतलब कि ये पॉजिटिव फैक्टर तो है दोस्तों, बट ये डेटरेंट टू फ्रॉड है क्या? नहीं है, इसको घुमा के दिया है दोस्तों, लेकिन आंसर इसका वही बनेगा कि नॉट एन एब्सोल्यूट डेटरेंट टू फ्रॉड, बिकॉज इट इज ए, क्योंकि जो कि मैनेजमेंट है वो क्या देगा, सिर्फ अपना रीजनेबल एश्योरेंस है वही देता है, नॉट गिव एज एन एब्सोल्यूट एश्योरेंस। ठीक है दोस्तों, और इसका आपको इम्पैक्ट बताना है, सब कुछ बताना है।
इसको घुमा के दिया है बट आंसर इसका वही बनेगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। So far as the auditor is concerned, the examination and evaluation of internal control system is an indispensable part of an overall audit program. Indispensable part, इस वर्ड को हाईलाइट करो दोस्तों। The auditor needs a reasonable assurance that the accounting system is adequate and that all the accounting information which should be recorded has in fact recorded. Internal control normally contribute to such assurance. Explain करना है stating clearly the benefit of a evaluation of internal control to the auditor। मतलब ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया इंटरनल कंट्रोल के आपको बेनिफिट्स बताने हैं दोस्तों। ठीक है, और इसको पहले एक्सप्लेन किया गया है कि ये जो है वो मतलब इंडिस्पेंसिबल पार्ट नहीं है, मतलब वो इसी में क्या होता है इंक्लूडेड होता है। और ये क्या होता है अपना इसके बेनिफिट्स हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या क्या बेनिफिट होते हैं। आप इसमें रोमम निकाल सकते हो, आप इसमें कंट्रोल रिस्क फाइंड आउट करते हो जो कि रोमम का पार्ट होता है। इससे आप है ना मटेरियलिटी, और इसमें आप सैम्पलिंग, नेचर टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, तो ये सब डिटरमाइन किए जाते हैं। ठीक है, और फाइनेंशियल रिलायबल है कि नहीं है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिलायबल है कि नहीं है, तो ये सारे क्या होते हैं इसके बेनिफिट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो अगर आप है ना 11 की जगह अगर 6 या 7 8 पॉइंट भी लिखो तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे दोस्तों। कोई बात नहीं है अगर आप 11 पॉइंट ना लिखो तो इस क्वेश्चन में। अब आता है एमसीक्यू क्वेश्चन कि ऐसे 315 एस्टेब्लिश रिक्वायरमेंट एंड प्रोवाइड गाइडेंस ऑन आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द, मतलब कि ये बोल रहा है कि जो ये रोमम है, ठीक है, तो वो कौन से 2 लेवल पे निकलता है? सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल नहीं, मैंने आपको क्या बताया था, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एडजस्टेड लेवल पे निकलता है। ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा सी। द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द एडजस्टेड लेवल कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट। अब आप है ना इसको मत देखो कि ये एडजस्टेड लेवल पे है। ठीक है, आप ये देखो कि रोमम का क्या पार्ट बनता है। एक तो आता है अपना अपना इनहेरेंट रिस्क, दूसरा आता है कंट्रोल रिस्क। डेट मीन्स इसका आंसर होगा डी दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ अपना रोमम की बात कर रहे हैं, और ऑडिट रिस्क में तो डिटेक्शन रिस्क ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये बाकी तीनों आंसर क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the guidance note on audit of internal financial control over financial reporting has been issued by ICI। ये कौन इशू करती है? आईसीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं वापस से एक बार फिर से। ये क्वेश्चन हमने क्या किया है कि वापस से रिपीटेटिव क्वेश्चन है। द असेसमेंट ऑफ रिस्क इज अ मैटर कैपेबल ऑफ प्रिसाइज मेजरमेंट नहीं, इसका आंसर होगा आपका मैटर्स ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, क्योंकि ये प्री डिटरमाइंड नहीं होता, एंटिटी टू एंटिटी डिफर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडिट रिस्क जो है इज अ फंक्शन ऑफ किसका? रोमम एंड डिटेक्शन रिस्क। आंसर वुड बी ए। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में बी डिफाइंड, रोमम आ गया दोस्तों, दैट मीन्स इसको कहाँ पे डिफाइन किया? एज द रिस्क ऑफ एट द फाइनेंशियल लेवल एंड एट द एडजस्टेड लेवल। बट अगर आपको इसको क्या है कि इसके ऑप्शन देखो क्या है दोस्तों, कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट may be defined as the risk of that the financial statement are materially misstated after audit नहीं, that the financial statement are materially misstated during the audit नहीं, financial statement are materially misstated prior to audit। क्या होता है ऑडिट करने से पहले की रिस्क जो है वो क्या होते हैं अपना अपना रोमम होता है।
इसमें ऑडिट नहीं हुई है, तो ये ऑडिट करने के पहले के रिस्क होते हैं। क्यों? क्योंकि ऑडिट के बाद में तो क्या आते हैं दोस्तों, अपना डिटेक्शन रिस्क आता है दोस्तों। ठीक है, कि आपने जो प्रोसीजर लगाए हैं वो सही है कि नहीं है, जो रिस्क है वो मतलब उनको डिटेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका आंसर सी होगा दोस्तों। स्टेट विद रीजन whether the following statement are correct or incorrect। वापस से करेक्ट इनकरेक्ट आ गया दोस्तों। satisfactory control environment is not an absolute deterrent to fraud। this statement is correct। ठीक है, बस घुमा के दिया दोस्तों। स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना। अगर आपने यहाँ पे नोट को कंसीडर नहीं किया ना, तो आप इसका आंसर गलत लिख दोगे। तो अगर आप किसी भी मतलब क्वेश्चन का आंसर मेन एग्जाम में देते हो, तो आपको उसको 2 से 3 बार पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द स्पेसिफिक रिस्क टू द कंपनीज इंटरनल कंट्रोल हैविंग आईटी एनवायरनमेंट। सेम क्वेश्चन आया दोस्तों, एकदम ना रिपीटेटिव क्वेश्चन है ये, कि इसके क्या रिस्क है, आईटी रिस्क, ये हमने अभी पढ़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। Audit risk is a function of risk of material misstatement and detection is दोस्तों, detection is A। Answer would be E। For a given level of audit risk, acceptable level of detection risk जो है, BS कहता है relationship to the assessed risk of material misstatement at the adjusted level। इसका समझने के लिए दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इसको इम्पोर्टेंट मार्क करिएगा। क्या है, आपकी दो कंपनी है। ठीक है दोस्तों, आपकी क्या है, दो कंपनी है। लेट्स सपोज एक जियो है और दूसरा टाटा है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि जो मतलब टाटा है उसका रोमम कम। ठीक है, तो आप बताओ कि जो टाटा की अगर रोमम कम है, तो आप चेकिंग क्या करोगे दोस्तों? आप चेकिंग ज्यादा करोगे कम करोगे? आप चेकिंग कम करोगे, क्योंकि उसका रोमम कम है। और चेकिंग कम करोगे तो आप क्या करोगे, जो कि ये है ना, सैम्पलिंग ज़्यादा उठाओगे कम उठाओगे? आप सैम्पलिंग कम उठाओगे, और सैम्पलिंग कम करने के लिए आप जो होगी मेटेरियलिटी का लेवल है उसको क्या रखोगे, हाई रखोगे। अगर मेटेरियलिटी का लेवल दोस्तों हाई है, ठीक है, तो मतलब जैसे कि अगर मेटेरियलिटी का लेवल आपने क्या रखा, हाई रखा, तो उसके नीचे जो भी ट्रांजेक्शन है तो वो तो छूट गए। तो और उसमें डिटेक्शन रिस्क क्या होगा, ज्यादा होगा कम होगा? ज्यादा होगा। क्यों होगा ज्यादा? क्योंकि आपने नीचे की जो ट्रांजैक्शन है वो तो टेस्ट ही नहीं की है, क्योंकि वो तो आपके इमटेरियल है। तो उसमें डिटेक्शन रिस्क दोस्तों ज्यादा हुआ, क्योंकि आपने ज्यादा सैम्पलिंग नहीं की। और वहीं दूसरी ओर अगर क्या है, जियो है। ठीक है, तो अगर जियो का मैं बोलूं कि जो रोमम है, तो रोमम क्या है, अगर हाई है, अगर रोमम हाई है, तो आप उसकी जो टेस्टिंग है, चेकिंग है, तो वो ज़्यादा करोगे कम करोगे? ज़्यादा करोगे। तो ज़्यादा करने के लिए आप सैम्पलिंग ज़्यादा उठाओगे, और ज़्यादा सैम्पलिंग करने के लिए आप अपना मेटेरियलिटी का लेवल क्या करोगे, लो रखोगे। तो इससे क्या हुआ कि डिटेक्शन रिस्क आपका कम हुआ, तो इसका रोमम से क्या हुआ, अपना इनवर्स रिलेशनशिप हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा दोस्तों। आपको रोमम के साथ में क्या करना है, इसका डिटेक्शन रिस्क का आपको रिलेशन बताना है दोस्तों। ठीक है, और होप सो आपने इसको अच्छे से समझा है, जो कि मैंने एग्जांपल दिया है। क्योंकि आप अगर ज़्यादा सैम्पलिंग करते हो और आप ज़्यादा टेस्टिंग करते हो, आप क्या करते हो, ज़्यादा डिटेक्ट कर रहे हो भाई। तो ज़्यादा डिटेक्ट कर रहे हो तो डिटेक्शन रिस्क क्या होगा, कम होगा। सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब देखो रोमन में टू कंपोनेंट कौन से होते हैं भाई, अपना कंट्रोल रिस्क और इनहेरेंट रिस्क, टू कंपोनेंट हो गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल्स कैन बी रिलेटेड टू एन अजर्शन। तो कंट्रोल जो है किसी अजर्शन से डायरेक्टली भी हो सकता है रिलेट, और इनडायरेक्टली भी हो सकता है। दैट मीन्स इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन, control activities, whether within IT manual system, have a various objective and are applied at a various organizational and functional level. Which of the following is an example of control activities? तो है ना, authorization भी इसका example है दोस्तों, and performance review भी, and information processing भी। that means answer would be D। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे आंसर आपका गिवन भी है, आप मैच कर सकते हो चाहो तो। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको करेक्ट इनकरेक्ट बताना है दोस्तों। ये अभी अपने लिए आ रहा है, ऐसा रिपीटेटिव क्वेश्चन है कि प्राइवेट कंपनीज पे अस्सी 138 लगता है कि नहीं लगता है। तो ये अपना हो गया है ऑलरेडी। माफ करना दोस्तों, एक्चुअल में आज मेरी तबीयत खराब है, तो इसलिए मैं क्या है कि पहले तो वीडियो नहीं लेके आ रहा था, बट फिर सोचा कि आपकी स्टडी में ब्रेक नहीं आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम टाइम में बहुत ही कम टाइम बचा है आपके एग्जाम में। तो इसलिए आप भी मेहनत करो, और मैं भी अपना 100% देने आया हूँ आप सभी के लिए, सो डेट आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सको, ऑडिट में अच्छे मार्क्स से पास हो सको, आप इसमें एग्जामिशन ला सको। सो प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों, जो कि हम सभी मिलके मेहनत कर रहे हैं उसका ज़रूर आना, रिजल्ट लेके आना। एंड ऑल द बेस्ट दोस्तों इन एडवांस फॉर एग्जाम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। This is the direct relationship between materiality and degree of audit risk। अब देखो, आपको मेटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क का बताता हूँ दोस्तों क्या है। क्या इसमें भी डायरेक्ट आना रिलेशनशिप होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रोमम क्या है। अब देखो, ऑडिट रिस्क के तो वैसे तो तीन कंपोनेंट होते हैं, सही है। तो आप इसको है ना डायरेक्ट है ना रोमम से लिंकेज कर लो। ठीक है, अगर आपका रोमम हाई है तो आप मटेरियलिटी का लेवल क्या रखोगे, कम रखोगे, ज़्यादा रखोगे, कम रखोगे। दैट मीन्स इसका इनवर्स रिलेशनशिप हुआ, इसका डायरेक्ट टाना रिलेशनशिप नहीं हुआ। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, आप इसको रोमम से, आप इसको डिटेक्शन इसके कॉम्बिनेशन से भी निकाल सकते हो। बट आप है ना ये सोचो कि रोमम ज़्यादा है तो इसका ऑडिट रिस्क भी क्या होगा, ज़्यादा ही होगा ऑफकोर्स। ठीक है, तो हमने इसको इस तरह से किया। तो दोनों में क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल रिस्क इज द susceptibility of an account balance or class of transaction to the misstatement that could be material either individually or when aggregated with misstatement in other classes or classes मतलब balances and classes assuming that there were no related internal controls। देखो यहाँ पे एज्यूमिंग है कि वहाँ पे रिलेटेड कंट्रोल नहीं है। डेट मीन्स कंट्रोल लगाने से पहले की रिस्क, मतलब किसकी बात हो रही है दोस्तों, जाग जाओ नींद से। यहाँ पे इनहेरेंट रिस्क की बात हो रही है। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं स्टार्टिंग में, कंट्रोल रिस्क। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट ऑफ कंट्रोल आर परफॉर्म टू obtain audit evidence about the effectiveness of internal control system। जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल है वो क्यों परफॉर्म किए जाते हैं, क्योंकि आपको इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी और आपको क्या देखनी है, कंटिन्यूटी देखनी है। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये देखो, आंसर इज करेक्ट। इसमें देखो आंसर में क्या लिखा है कि द डिजाइन ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, दैट इज वेदर दे आर suitably designed to prevent, detect and correct material misstatement।
एंड द ऑपरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल थ्रू आउट द ऑडिट। मतलब कि ये तो कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हैं और ये इफेक्टिवनेस की बात कर रहे हैं दोस्तों, एफिशिएंटली। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। ओ वाओ, देखो 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 देखो, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर है क्या दोस्तों? इंटरनल कंट्रोल कौन लगाता है? मैनेजमेंट। तो प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है और अल्टीमेटली रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी होती है, किसकी? मैनेजमेंट की। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। The management is responsible for maintaining an adequate accounting system, incorporating various internal control to the extent appropriate to the size and nature of the business। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। The auditor shall obtain an understanding of the major activities that the entity used to monitor internal control over financial reporting। मतलब कि ये जो हमने 5 जो है ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि कौन-कौन सी एक्टिविटी है जो एंटिटी यूज़ करती है टू मॉनिटर इंटरनल कंट्रोल। याद करो जो हमने कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल थे, वो अपने ने मैनेजमेंट के भी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े थे और साथ में ऑडिटर के भी। ठीक है? तो अगर है ना ऑडिटर को तो अगर है, जब इंटरनल कंट्रोल टेस्ट करने हैं, तो वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाता है। उसका एक अलग प्रोसीजर होता है, वॉक थ्रू, प्रिलिमिनरी असेसमेंट, फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल और उसके बाद में फाइनल असेसमेंट होता है। ठीक है? बट जो ये मैनेजमेंट है इसके पॉइंट क्या थे कि उसको इफेक्टिवनेस चेक करनी है, कंटिन्यूटी है कि नहीं है, और अगर जो एंटिटी है वो क्या है, स्मॉल है, एंड मैनेजमेंट एकम्प्लिश मतलब जो है वो मतलब ऑनगोइंग एक्टिविटी पे चल रहा है कि नहीं चल रहा, सेपरेट इवेल्यूशन या दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट दैट मीन्स रोम कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट। दैट मीन्स वो दो कंपोनेंट कौन से होते हैं? अपना इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क, एंड एक्सप्लेन क्लियरली डिफाइनिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो इसको डिफाइन करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से समझाया है आपको। अब आता है ऑडिट रिस्क। द एसेट डू नॉट ऑर्डिनरली रेफर टू इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क सेपरेटली बट rather to a combined assessment of the risk of material misstatement। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। और आपको इसको एक्सप्लेन करना है और एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बार बार बताई है और पिछली वीडियो में एंड पिछली वीडियो में भी बताई है एंड इस वाले में भी बताया है दोस्तों। या जी हाँ, सो ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है तो आप खुद देख सकते हो कि ये कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बार बार एमटीपी आरटीपी में आए हुए हैं। द ऑडिटर shall obtain an understanding of the control environment। Explain stating what is included in the control environment। Same is repetitive question दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। XYZ Limited is engaged in the business and running several stores dealing in variety of items such as ready-made garment for all season, shoes, gift items, watches, etc. There are security tag आता है on each and every item. Moreover, inventory records are physically verified किए जाते हैं on a monthly basis. Discuss the type of inherent control and detection risk as pursued by the auditor। मतलब इसमें इसमें इनहेरेंट रिस्क क्या है, कंट्रोल रिस्क क्या है एंड डिटेक्शन रिस्क क्या है, ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, अब देखो इसमें इनहेरेंट रिस्क क्या है, हम ढूंढते हैं कि XYZ लिमिटेड जो है इंगेज्ड है इन द बिजनेस एंड रनिंग सेवरल स्टोर्स डीलिंग इन a variety of items such as ready-made garments for all season, shoes, gift item and watches। There are security tag होता है on each and every item और moreover inventory records are physically verified on a monthly basis। अब देखो दोस्तों, इसमें एक तो इनहेरेंट रिस्क जो है वो क्या हो गया कि जो एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, सिक्योरिटी टैग को चेंज कर सकते हैं दोस्तों। सही है।
मतलब उसमें आना मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, इनहेरेंट रिस्क हो गया। और कंट्रोल रिस्क क्या है कि ये जो है अपना मंथली बेसिस पे क्या करता है कि इन्वेंट्री या रिकॉर्ड को चेक करता है, फिजिकली वेरीफाई करता है। ठीक है। तो इसमें जो कि जो सिक्योरिटी टैग है, ठीक है, तो इसमें उसी के ऊपर आया है कि जो सिक्योरिटी टैग है उसको क्या किया मतलब कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कोल्यूजन कर सकते हैं एम्प्लॉय। ठीक है, ये देखो। और इसमें भी एम्प्लॉय के ऊपर है, मिस अप्रोप्रिएट बाय एम्प्लॉयज। Therefore, risk to the auditors is that inventory records would be inaccurate। मतलब इन्वेंट्री रिकॉर्ड क्या होंगे, inaccurate भी हो सकते हैं। डिटेक्शन रिस्क को आपको पता ही है कि ऑडिट प्रोसीजर है। तो अगर ऑडिट प्रोसीजर किसी को आइडेंटिफाई ना कर पाए तो उसको क्या कहते हैं, डिटेक्शन रिस्क कहते हैं। तो इसमें ये भी इन्वॉल्व रहता है। तो ये किस में होता है, जो सैम्पलिंग टेक्निक होती है तो आना, तो फिर वो क्या करेगा फिर, तो वो सारे जो कि ट्रांजेक्शन, जो सारे ट्रांजेक्शन है तो उनको तो टेस्ट करेगा नहीं, सैम्पलिंग। तो फिर कुछ ट्रांजेक्शन रह जाते हैं तो इसमें उसके अंदर डिटेक्शन रिस्क भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है। अब आता है इल्यूस्ट्रेशन टू आइडेंटिफाइंग। मतलब ये तो उसका है, टॉपिक क्या है, क्वेश्चन ये रहा। द ऑडिटर of ABC Textile Limited chalk out an audit plan without an understanding the entity's business. Since he has carried out many audit of textile companies, there is no need to understand the nature of business of ABC Limited. वाओ दोस्तों, वाओ। ये बोल रहा है कि जो उसका मतलब ऑडिटर है उसके पास बहुत एक्सपीरियंस है। ठीक है। तो क्या जो अंडरस्टैंडिंग है ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस, अब जैसा हमने पढ़ा कि ये तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। तो क्या ये इसको एक बार ही करना पड़ेगा कि हाँ मतलब जो उसने पहले किया तो वो सही है, नहीं, क्योंकि ये एंटिटी टू एंटिटी क्या करता है, डिफर करता है। इसका इंडस्ट्री या ना रिस्क भी है वो चेंज होता रहता है। एंड एनवायरमेंटल चेंजेस भी आते हैं। सो दिस इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ठीक है। तो अपने को एडवाइस करना है ऑडिटर को कि हाउ ही शुड प्रोसीड। तो उसको क्या है, कॉन्टिन्यूसली इसको प्रोसेस करना पड़ेगा। ये देखो, obtaining an understanding of entity and its environment including the entity's internal control is a continuous dynamic process of gathering, updating and analyzing information throughout the audit। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिंस ब्लैंकेट, वाओ देखो क्या नाम है, ब्लैंकेट, गजब नाम होता है ये अंग्रेज लोगों का। प्रिंस ब्लैंकेट, एक तो प्रिंस है और ऊपर से वो ब्लैंकेट में भी है दोस्तों। प्रिंस ब्लैंकेट इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ब्लैंकेट। वाह, उसका नाम भी क्या है, ब्लैंकेट है। और उसने बिजनेस भी ब्लैंकेट का किया दोस्तों। इट्स मेजर पोर्शन ऑफ सेल इज टेकिंग प्लस थ्रू इंटरनेट। मतलब कि उसकी जो सेल होती है वो इंटरनेट के थ्रू होती है। तो इंटरनेट किस में आता है दोस्तों, आईटी में ही आता है। ठीक है। एडवाइज द ऑडिटर हाउ ही वुड प्रोसीड इन दिस रिगार्ड एज टू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। मतलब उसको एंटिटी और एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं कि इसके ऊपर हमने डिटेल डिस्कशन किया था कि मतलब अगर आपको क्या है कि मतलब किसी भी एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेनी है और उसके एनवायरनमेंट को समझना है तो उसके अंदर इंडस्ट्रीज क्या है और उसका ऑपरेशन स्ट्रक्चर क्या है, उसकी अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है। तो ये सब क्या होते हैं इसका में मतलब क्या होता है, इसके एग्जाम्पल होते हैं कि आप इसको कैसे अंडरस्टैंड करते हो। तो while understanding the entity and its environment, internet sale is being perceived as a risky areas by the auditor and thereby would be spending substantial time and extensive audit procedure on this particular area। इसमें ये जो आंसर है बहुत ही शॉर्ट आंसर है। इसको आप डिटेल में ऐसे भी लिख सकते हो कि इसका ऑपरेशन नेचर क्या है। ठीक है। और आप कौन-कौन से ऑडिट प्रोसीजर लगा सकते हो। आपको एंटिटी को समझना है ना, इंडस्ट्रीज क्या है, उसने कौन से कंट्रोल्स लगाए होंगे, ये सब वॉक थ्रू का प्रोसेस होता है कि आपको सबसे पहले वॉक थ्रू करना पड़ता है। अब आता है इल्यूस्ट्रेशन नंबर 4। ऑडिटर GR and Associate appoint for audit of PNG Limited
A manufacturing company engaged in manufacturing of various food items while planning an audit, the auditor does not think. ये सॉरी दोस्तों, ये शॉर्ट क्या है कि क्वेश्चन है, ये पूरा नहीं है। ठीक है, इसमें है ना, ये जो है वो इंटरनल कंट्रोल की बात कर रहा है कि जो प्लानिंग एंड ऑडिट है, द ऑडिटर डज नॉट थिंक इंटरनल ऑडिट, मतलब वो इंटरनल कंट्रोल को क्या है कि वो कंसिडर रहना नहीं करता प्लानिंग के अंतर्गत। तो फिर उसको क्या होगा, तो कंट्रोल रिस्क की आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा भाई, और कंट्रोल रिस्क आइडेंटिफाई नहीं करेगा तो रोमम किससे निकालेगा, और अगर उसने रोमम ही नहीं निकाला तो फिर मेटीरियलिटी कैसे निकालेगा, और अगर उसके पास मेटीरियलिटी नहीं है तो सैम्पलिंग कैसे करेगा, तो पूरा सिस्टम गड़बड़ा गया उसका। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। एमसीक्यू कंपोनेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द assertion लेवल। फिर से अपना रिपीटेटिव क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगर आप assertion लेवल पे फोकस करोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे, आप है ना कुछ गड़बड़ कर जाओगे, बट आपको ये समझना है कंपोनेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल वेस्टेज, और जहाँ पे मटेरियल मतलब जहाँ पे रोमम की बात होती है ना, तो वहाँ पे दो ही कंपोनेंट होता है उसका, एक तो इनहेरेंट रिस्क और एक कंट्रोल रिस्क। ठीक है, तो आपको क्या है, क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है ना उसको समझना है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। Refer does refer to audit procedure performed to obtain an understanding of the entities and its environment, including the entity's internal control. To identify and assess the risk of material mistake, whether due to fraud or error at the financial statement and assertion level. तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऐसे 315 का स्टार्टिंग नेम है रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। ठीक है, ये आ गया रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। आंसर वुड बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। When more persuasive audit evidence is needed regarding the effectiveness of control, मतलब कि आपको कब जो है ऑडिट एविडेंस क्या है ज्यादा चाहिए, मोर चाहिए, आपको इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल आपको टेस्ट करने, आपको कब चाहिए दोस्तों, तो इट मे बी अप्रोप्रिएट टू इंक्रीज द एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल, मतलब कि वो सिर्फ टेस्ट ऑफ कंट्रोल इंक्रीज करने के लिए कर रहा है क्या, नहीं, एंड रिड्यूस द एक्सटेंट ऑफ डिग्री ऑफ रिलायंस और कंट्रोल्स। अगर उसको ऑडिट इफेक्टिवनेस चाहिए तो फिर वो किसके लिए करेगा कि उसकी डिग्री हाई होनी चाहिए, रिलायंस और कंट्रोल्स। ठीक है, और जो है ना टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल है तो है ना, तो फिर वो भी उसके लिए हाई होगी। तो इसका आंसर देखो, इट मे बी अप्रोप्रिएट टू, यहाँ पे डिक्रीज की बात आ गई। ठीक है, और है ना ये भी यहाँ पे डिग्री हो गया, मतलब ये भी आंसर नहीं है। फिर इट में बी अप्रोप्रिएट टू डिक्रीज, ये भी नहीं है। तो बचा कौन सा, डी, कि इट में बी अप्रोप्रिएट टू इंक्रीज द एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल एज वेल एज डिग्री ऑफ रिलायंस ऑफ कंट्रोल। दैट मीन्स आंसर वुड बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। When कब deviation from controls upon which the auditor intends to rely are detected, मतलब ये ऐसा बोल रहा है कि आप कब जो है डेविएशन को डिटेक्ट करते हैं। देखो दोस्तों, आपके स्टेटमेंट समझना है कि व्हेन डेविएशन आर डिटेक्टेड, कि आप कहना कब डेविएशन डिटेक्ट करते हो, फ्रॉम कंट्रोल्स अपॉन विच द ऑडिटर इंटेंड्स टू रिलाई। आप डिटेक्शन, तो आप डेविएशन कब कंट्रोल करते हो, मतलब कब डिटेक्ट करते हो, जब आपको क्या करना पड़ता है, स्पेसिफिक आपको इंक्वायरी करना पड़ता है उसी के अंदर। तो इसका आंसर होना चाहिए स्पेसिफिक इंक्वायरीज। द ऑडिटर शेल नॉट मेक एनी इंक्वायरी टू अंडरस्टैंड दिस मैटर, नहीं ये तो है ही नहीं। फिर द ऑडिटर शेल मेक स्पेसिफिक इंक्वायरी टू अंडरस्टैंड दिस मैटर एंड दियर पोटेंशियल कंसिक्वेंस। हाँ, इसका आंसर क्या होगा, यही होगा दोस्तों। ठीक है, द ऑडिटर शेल मेक जनरल इंक्वायरीज, नहीं, तो बाकी आंसर वैसे क्या हो गए, गलत हो गए। और इसमें बहुत है, जब स्पेसिफिक कर रहे हैं तो जनरल की क्या जरूरत है, और जनरल होगा नहीं, बिकॉज द असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रोमम takes account of internal control, because the assessment of romum takes account of internal control,
टू एक्सटेंड करने के लिए सब्सटेंटिव प्रोसीजर में नीड टू बी इंक्रीज इरिस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट फ्रॉम टेस्ट ऑफ कंट्रोल। आप रोमम जो है वो असिस्ट करते हो, ठीक है, अकाउंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल के बेसिस पे, ठीक है। द तो इसका आंसर क्या होगा? द एक्सटेंट तो मतलब पहला तो होगा नहीं, ठीक है। सब्सटेंटिव प्रोसीजर ये तो बोल रहा है कि मैं नीड टू बी इंक्रीज्ड, द एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर में नीड टू बी इंक्रीज्ड व्हेन द रिजल्ट फ्रॉम टेस्ट ऑफ कंट्रोल आर सेटिस्फैक्टरी। मतलब ये बोल रहा है कि जो मतलब सब्सटेंटिव प्रोसीजर है आपको इंक्रीज करना पड़ेगा जब जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल है सेटिस्फैक्टरी है। नहीं, ये भी गलत। अगर टेस्ट ऑफ सेटिस्फैक्टरी है, मतलब टेस्ट ऑफ कंट्रोल सेटिस्फैक्टरी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा। तो आंसर वुड बी सी। नहीं, सी भी नहीं है क्योंकि ये अनसेटिस्फैक्टरी है, तो आंसर वुड बी डी। ठीक है, तो इसका प्रॉपर आंसर क्या होगा कि द एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर में नीड टू बी इंक्रीज्ड, हाँ, व्हेन द रिजल्ट फ्रॉम टेस्ट ऑफ कंट्रोल आर अनसेटिस्फैक्टरी। मतलब टेस्ट ऑफ कंट्रोल अगर अगर अनसेटिस्फैक्टरी है तो आपको सब्सटेंटिव प्रोसीजर ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, तो आंसर वुड बी डी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऑडिट रिस्क इज द फंक्शन ऑफ रोमम एंड डिटेक्शन रिस्क, पहला ही आंसर। रिस्क of material misstatement may be defined as the risk that the financial statement are materially missed after audit, during audit, prior to audit. That means answer would be C. ये हमने बार बार डिस्कस किया है दोस्तों। The susceptibility of an assertion about a class of transaction account balances or disclosure to a misstatement that could be material either individually or when aggregated with other misstatement before consideration of any related control। ये बोलता है, ये क्या हो गया? बिफोर कंसिडरेशन ऑफ एनी रिलेटेड कंट्रोल। दोस्तों इस पे फोकस करना है। बिफोर कंसिडरेशन ऑफ एनी रिलेटेड कंट्रोल, दैट मीन्स कंट्रोल लगाने से पहले। तो ये क्या आ गया? इनहेरेंट रिस्क। The assessment of a risk is a matter capable of of a precise measurement rather than a matter of professional judgment। नहीं, this is a matter of professional judgment। बार बार पढ़ा है दोस्तों इसको, तो आंसर वुड बी। The assessment of the risk of material misstatement may be expressed in quantitative terms such as in percentage or in non-quantitative। तो जो रोमम है उसको हम क्वांटिटेटिव भी अपन कर सकते हैं, क्वालिटेटिव टर्म्स में भी कर सकते हैं। तो आंसर वुड बी ए दोस्तों। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना दोस्तों, तो आपको एमसीक्यू में और ट्रू फॉल्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इजीली हैंडल आउट कर सकते हो और आपका टाइम भी कम होगा। और आप ऑडिट का जो पेपर होता है ना, वो मतलब इन माय ओपिनियन बहुत मतलब स्मॉल आता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये आपको देखते टिक होने वाला है। तो इसमें क्या सोचना है दोस्तों, आप है ना स्टेटमेंट को अच्छे से समझो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैनेजमेंट ऑफ मैगो लिमिटेड has developed a strong internal control in its accounting system in such a way that the work of one person is reviewed by another। ये अभी हमने सेम क्वेश्चन किया सी, ये ओलाई वाला, जो क्या है, एक का ना, एक क्या ये लड़की है और वो इसको कर रही है। इसका आंसर हमने जैसा कि पहले भी पढ़ा, आंसर वुड बी डी। ठीक है, इसमें काफी क्वेश्चन रिपीटेटिव क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि when कब more persuasive audit evidence is needed regarding the effectiveness of control। ये अभी हमने पढ़ा दोस्तों। इसका आंसर वुड बी डी। ये भी क्या है? रिपीटेटिव क्वेश्चन है। When deviation from controls upon which the auditor intends to rely are detected। ये भी हमने पढ़ा है। आपको स्पेसिफिक इंक्वायरी करनी पड़ेगी। आंसर वुड बी डी, सॉरी बी। Next, state with reason whether the following statement are true or false। The assessment of risk is a matter capable of precise measurement। बार बार बात हो चुकी है दोस्तों, ये हो गया अपना। अब आना देखो, जल्दी जल्दी हो रहा है। Based on the result of the test of control, the auditor should evaluate whether the internal controls are designed and operating as contemplated in the preliminary assessment of control risk
एंड इसको एनालिसिस करना और आपको एक्सप्लेन करना है। इसमें आपका एक्सप्लेन करना क्या है कि जो आपने मैंने प्रिलिमिनरी असेसमेंट किया था ना, कि जो कंट्रोल रिस्क क्या है कि आपके क्या है खराब है, क्योंकि ऑडिटर तो यही मान के चलता है कि कंट्रोल रिस्क खराब है। तो है ना ये वो कब तक मानेगा जब तक उसके जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल है वो है ना इन फेवर ऑफ मैनेजमेंट ना हो, कि जो उसने टेस्ट ऑफ कंट्रोल डिजाइन किए हैं इम्प्लीमेंट किए हैं वो सही है या नहीं है। और इसके बाद में उसको फाइनल असेसमेंट करना पड़ता है। तो इसको एनालिसिस करना और इसको एक्सप्लेन करना आपको, ये हम क्या है डिस्कस कर चुके हैं। आपको कैसे टेस्ट ऑफ कंट्रोल यूज करना है, आपको कौन से ऑडिट प्रोसीजर लगाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, the extent and the nature of audit program is substantially, this is a repetitive question. Next question, the asset do not ordinarily refer to inherent risk and control is separately। ये देखो ये भी रिपीटेटिव क्वेश्चन है दोस्तों। The auditor of Fast Cars Limited obtained an understanding of control environment. As a part of obtaining this understanding, the auditor evaluated whether management has created and maintained a culture of honesty and ethical behavior and strength in the control environment. Elements collectively provide an appropriate foundation for the component of internal control. What is included in control environment also explain the element of control एनवायरनमेंट, ये भी हमने अच्छे से कवर किया हुआ है दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी समझने वाला नहीं है, मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ मैं। तो अब क्या है कि इस टाइप के जो है ना दोस्तों क्वेश्चन आते हैं मेन एग्जाम में, ठीक है। और मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा कि लास्ट जो प्रीवियस पेपर हुआ था उसमें क्या ना कितने मार्क्स का आया था। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में बी डिफाइंड एज द रिस्क ऑफ दैट द फाइनेंस, ये भी अभी आया था प्रायर टू ऑडिट। आंसर वुड बी सी। The assessment of the Roman may be expressed. Answer is A। मतलब इनके पास भी क्वेश्चन खत्म हो गए दोस्तों। ऐसे 315 establish, require and provide guidance on identifying and assessing the risk of material misstatement। तो इसका भी आंसर सी हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड एजर्शन लेवल पे। एग्जामिन विद रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट और इनकरेक्ट बताने आपको। आपका तीन स्टेटमेंट है कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल में बी डिफाइंड एज एन ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द assertion लेवल। सिर्फ टेस्ट ऑफ कंट्रोल इनफ है दोस्तों, नहीं आपको सब्सटैंटिव प्रोसीजर भी लगाने पड़ेंगे, ठीक है, आपको वॉक थ्रू भी करना पड़ेगा। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। द स्कोप ऑफ वर्क ऑफ एन इंटरनल ऑडिटर may extend even beyond the financial accounting। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, सही है, क्योंकि इंटरनल ऑडिटर सिर्फ क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो भी है ना रिलेटेड कंट्रोल उसी को टेस्ट करता है, नहीं। वो तो वो है ना अपना ओपरेशन, लॉज एंड रेगुलेशन उनको भी क्या करता है टेस्ट करता है। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसका आंसर होगा, इसमें है ना इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है, जो कि है ना मैंने आपको बताया था। तो अपने फर्स्ट दो जो कि ए और सी है वो तो इनकरेक्ट है और बी क्या है करेक्ट है। The in performing an audit of financial statement, the auditor should have an obtained knowledge of the business, explain the light of asset 315, identify and assessing the Roman misstatement through understanding and entity and environment। कि आप है ना जो भी कैसे है वो है ना कैसे करते हो अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, ये हमने अच्छे से कवर किया है दोस्तों रिवीजन वीडियो में। आपको इसका गवर्नेंस स्ट्रक्चर देखना है, ऑपरेशन ऑनरशिप और जो कि इन्वेस्टमेंट है फाइनेंसिंग कहाँ से किया। एग्जामिन विद रीजन वेदर, शायद ये लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। एग्जामिन विद रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इनकरेक्ट आपको बताने हैं। द ऑडिटर रिपोर्टिंग ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल विल बी एप्लीकेबल होंगे विद रेस्पेक्ट टू इंटरनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कि जो जो ऑडिटर्स रिपोर्टिंग है ऑन
ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल विल बी एप्लीकेबल, यस। तो ये है ना उन्हीं के लिए ही बना हुआ है दोस्तों। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। एंड लास्ट दो क्वेश्चन और है दोस्तों। डिस्कस द वेरियस पॉइंट विच ऑडिटर नीड्स टू कंसिडर इन डिटरमाइनिंग वेदर इट इज अप्रोप्रिएट टू यूज एज ऑडिट एविडेंस अबाउट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल obtained in previous audit, and if so, the length of time period that may be elapsed before retesting। मतलब कि आपको ये बताना है, आपको वेरियस पॉइंट डिस्कस करने हैं कि विच जिसे ऑडिटर नीड्स टू कंसिडर इन डिटरमाइनिंग वेदर इट इज अप्रोप्रिएट टू यूज ऑडिट एविडेंस अबाउट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स जो ऑब्टेनिंग है इन प्रीवियस ऑडिट। मतलब जो आपने प्रीवियस जो ऑडिट किया है ना, तो क्या मतलब आप तो आप उन्हीं को यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते। आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसका है ना वो आंसर बनेगा कि जो जो कि अंडरस्टैंडिंग होता है एंड इट्स एनवायरनमेंट पर्पस होता है, इसका क्या होता है, मतलब अपन कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है ये, ठीक है ना, गैदरिंग का एंड एनालाइजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। सो आपको इसका वो आंसर बनेगा, ठीक है दोस्तों। Next question. Board of Directors of Aman Limited wants to appoint CAB, a practicing chartered accountant, as an internal auditor of company as क्योंकि they believe that they could not appoint any other person as an internal auditor other than practicing। ये क्या है कि उनकी जो थॉट है वो गलत है, क्योंकि कोई भी इंटरनल ऑडिटर बन सकता है, चाहे वो CA CS CMA हो, और चाहे वो क्या है कि यह कंपनी का एम्प्लॉय भी हो सकता है, मैनेजमेंट का, ठीक है। तो ये आज का हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या होता है दोस्तों समाप्त होता है। और मैंने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और आज हमने शायद तकरीबन 1 घंटा हो गया होगा इसको कवर करने में, या उससे भी ऊपर हो सकता है। और मैंने अच्छे से डिटेल में एक एक क्वेश्चन को आपको समझाया है, और इससे पहले कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करिए हैं। सो अगर आपको मतलब ये जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो आपको इससे पहले जो कि मेरी पिछली 4 वीडियो है वो आपको देखनी पड़ेगी, सो दैट आप इनको अच्छे से समझ सको, कवर कर सको क्वेश्चन को, और आप अच्छे मार्क्स ला सको। और दोस्तों यार, कि अगर आप सभी वीडियोस देखते हो, इसके नीचे सब्सक्राइब बटन भी है, आप है ना उसको भी प्रेस कर दिया करो, एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना एंड शेयर करना दोस्तों। और अपना जो, हाँ, जो अपना लास्ट ईयर का पेपर था ना ऑडिट का, मैं एक बार उसको खोल लेता हूँ, आपको उसमें भी बता देता हूँ कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं। सीए इंटरमीडिएट और क्या था, हाँ, सिलेबस, सॉरी, पास्ट ईयर पेपर, ये रहा। अभी दिखाता हूँ मैं आपको कि इसमें से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, आप इसको कैसे अटेम्प्ट करोगे। बट इसके लिए आपको मतलब क्या है कि अभी मेरे को पूरा पेपर पढ़ना पड़ेगा। सो हम इसको पूरा जो सिलेबस होगा ना उसके बाद में हम इसको कवर करेंगे दोस्तों, क्योंकि अभी पूरा पेपर पढ़ने का देखो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब तक हमने सिर्फ चैप्टर नंबर 4 ही कवर किया है। तो मैं आज आपका ये जो चैप्टर नंबर 4 है, टोटल 5 क्लासेस में इसको ख़त्म किया है मैंने, और बहुत डिटेल में पढ़ाया है दोस्तों। सो इसको अच्छे से करना। और अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट जो की है नेक्स्ट वीडियो में, उसमें उसमें मैं कोई जो है ना दूसरा कोई अच्छा सा जो चैप्टर होता है अच्छी वेटेज वाला, इससे जो भी रिलेटेड होता है उसको लेके आऊँगा। एंड तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। एंड मैं होप कि आपने इस जो चैप्टर 4 के जो सेशन है अब तक के सारे सेशन को एंजॉय किया होगा। एंड प्लीज़ जो अपना प्यार है उसको बनाए रखिएगा, और हमारे साथ भी बनाए रखिएगा। मैं आप लोगों के लिए टेस्ट भी अपलोड कर दूंगा इस चैप्टर नंबर 4 का आगे, बट मैं इसका जो किया ना जो टेस्ट होगा वो चैप्टर नंबर 5 के साथ में अपलोड करूंगा दोस्तों, कि जब अपना चैप्टर नंबर 5 होगा। ठीक है, तो एक बार आप इसको खुद से पढ़ो, और जब एग्जाम टाइम आएगा तो मैं आपको इसके शॉर्ट नोट्स भी दूंगा दोस्तों।
तो आना जिसका आप प्रिंट आउट आना निकाल के आप इसको क्या कर सकते हो कि रीड आउट कर सकते हो, जो आपकी रिवीजन में क्या होगा, बहुत ही कम टाइम लगेगा और सो डैट आप अच्छे मार्क्स ला सको। एंड थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।